ओके, प्रीवियस लेक्चर में अ, हमने बीटा रेस, अल्फा रेस और उनके बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में जैसे पढ़ा था। आज ने हम बीटा रेस, गामा रेस और रेडिएटिव डिके जो रदरफोर्ड का लॉ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बीटा रेस के बारे में जैसे बताया था कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज जो है उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज -E +E दोनों से कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मास जो है वो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयनाइज करते हैं मीडियम को, लेकिन क्योंकि लाइटर पार्टिकल्स हैं तो एनर्जी लॉस जो है वो स्लो होता है और लार्जर डिस्टेंसेस को किसी भी मीडियम में ट्रैवल करेंगे। उसी तरह हमने इनके दो एग्जांपल्स दिए थे, जिसको हमने न्यूट्रॉन गोइंग टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन एंटी न्यूट्रिनो, और प्रोटॉन गोइंग टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। और ये कहा था कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर की वो राइज करता है स्पेक्ट्रम, और उसके बाद वो फॉल होता है स्मूथ मैक्सिमम आने के बाद। जहाँ वो मिलता है एक्स एक्सिस पे उसको हम एनर्जी, एंड पॉइंट एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैक्सिमम एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो इलेक्ट्रॉन लेके कहीं में जाता है। नाउ एक्सप्लेन करने के लिए, यदि न्यूट्रिनो नहीं होता तो किस तरह का स्पेक्ट्रम होता, तो उस केस के अंदर हमारे पास दो लाइंस आती और इसीलिए ये एक शार्प स्पेक्ट्रम होता। न्यूट्रिनो की वजह से जो मोमेंटम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टिकल्स में, और एनर्जी भी आपस में बांट दी जाती है विद मैक्सिमम एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जब भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में, तो उसके अंदर जैसे बताया था इलेक्ट्रॉन और या पॉजिट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो निकलेगा, और ये थर्ड पार्टिकल जो है ये इसकी कंटिन्यूस कर को रिप्रेजेंट करता है। सेटिस्फाई किस किस को करेगा? दो लॉज मेनली हैं, वन इज़ एनर्जी, अनदर इज़ मोमेंटम, ऑल्दो देयर आर अदर प्रिंसिपल्स जो कि फॉलो होने चाहिए, जिसमें लेप्टॉन नंबर है, बैरियन नंबर है और पैरिटी है। इस तरह की आइसोस्पिन है जो हम बाद में देखेंगे क्या क्या क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है वो अनलाइक दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये स्पिन हाफ, दैट इज़ इट इज़ अ फर्मिया। और ये इंटरेक्ट जो है वो मैटर के साथ बहुत वीकली करता है। देयरफॉर जो हमने चार इंटरेक्शन के टाइप्स बताए थे, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन, उसमें वीक इंटरेक्शन उसके पार्ट है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स एंटी पार्टिकल होंगे, तो उसी तरह न्यू और न्यू बार या न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रो आर ऑल्सो एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। नाउ जो ये एनर्जी है, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि एनर्जी जो है वो और मोमेंटम, ये दो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड देयरफॉर इस केस में हमें जो कट ऑफ आती है वो जस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होती है। लेकिन इस तरह का बीटा डिके का एक और प्रोसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर को समझने के लिए हम इस प्रोटॉन वाला जो रिएक्शन था P गोइंग टू N प्लस E प्लस न्यू एंटी न्यूट्रिनो, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाएं प्रोटॉन्स से पे, तो आप पाएंगे कि वो रिएक्शन होगा न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनो का। इसके अंदर कैसे होता है ये प्रैक्टिकली, इसको करने के लिए न्यूक्लियस जो है वो कैप्चर करता है ऑर्बिटल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर के शेल से आते हैं, और इस केस के अंदर न्यूट्रिनो जो है वो होता है। अब क्योंकि इसके अंदर दो ही पार्टिकल्स हैं तो प्रोसेस जो है वो मोनो एनर्जेटिक होता है, दैट इज़
बोथ ऑफ दैम हैव अ वेल डिफाइंड एनर्जी एंड देयरफॉर द लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आपको देगा। मोनोएनर्जेटिक इसके अंदर न्यूट्रिनोस होंगे। ना किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ टूटती है न्यूक्लियर में, तो उसके लिए जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसको हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द डिके। सो बीटा माइनस डिके के लिए हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम mass of represented by A and Z value minus the atomic mass A Z plus 1 और C square से multiply करेंगे because this is equivalent to that Mass equation E is equal to MC square. So Q is for beta plus decay, you can write this as M AZ minus M AZ माइनस 1 माइनस 2 ME, उसके अंदर प्लस 2 ME ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में AZ माइनस M AZ माइनस 1। सो Q अगर डिके होना है तो Q की वैल्यू हरदम पॉजिटिव रहनी चाहिए। नाउ द थर्ड पार्ट इज or the third type of ray is gamma ray. Now for gamma ray, what is actually a gamma ray? It is just the electromagnetic radiation है जिसका की wavelength small होती है। तो एक्स रेज आर सो देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट ओरिजिन इज एटॉमिक शेल्स। सो आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि गामा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली फोटॉन्स। सो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गामा रे एंड एक्स रे? सो गामा रेज कम फ्रॉम अ न्यूक्लियस, द सोर्स इज न्यूक्लियाई, बट एक्स रेज कम फ्रॉम the atomic shells, so therefore there is a difference in the energy. So X-rays जो है वो KeV की एनर्जी की होती हैं और जो गामा रेज आएंगी वो MeV की एनर्जी की होगी। और कब एमिट होंगी? तो एमिट तब होंगी जबकि कोई भी न्यूक्लियस अपने एक हायर एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन करेगा टू ए लोअर एटॉमिक एक्साइटेड स्टेट। नाउ ये एक्साइटेड स्टेट कैसे फॉर्म होती है? तो जब भी कोई पेरेंट डिसइंटीग्रेट करेगा तो एक डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा। अगर वो डॉटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है तो डी एक्साइट करेगी और ऐसे में वो लोअर एनर्जी की तरफ जाएगी जब, तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल जाने पर गामा रे को एमिट करेगी। इसीलिए जितने गामा रे प्रोसेसेस होते हैं दे आर ऑल फॉलोड बाय नॉर्मली अ बीटा डिके और अ अल्फा डिके। ना क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो गामा रेज की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड होगी 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं और फोटॉन्स के बारे में हम जानते हैं कि उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, देयरफॉर यू कैन यूज़ अ प्लैंक लॉ एंड उनका मोमेंटम जो है वो E/c से रिप्रेजेंट होता है। तो यदि मुझे किसी दो लेवल्स के बीच में एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि गामा रे की एनर्जी क्या होगी, तो आप जो इनिशियल स्टेट है और जिसमें से जो फाइनल स्टेट में गया है उसकी डी एक्साइटेड स्टेट्स के डिफरेंस EI माइनस EF विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द एनर्जी H न्यू। एंड इसमें क्या इंटेंसिटी रहेगी गामा रेज की, तो वो आप उससे नंबर ऑफ फोटोन्स जो पास करेंगे किसी भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एनर्जी लेवल्स को? उसके लिए आप एक न्यूक्लियर लें AXZ और इसमें जब पहला ट्रांजिशन होगा तो वो आप मान सकते हैं बीटा 1 है मान लीजिए, और फिर वो अनस्टेबल या एक्साइटेड स्टेट रहेगी E2, उससे वो डी एक्साइट होगा तो अब ये 2 में जा सकता है, E1 में या E0 में। और इसी तरह अगर वो सेकंड स्टेट में सीधा जंप करता है बीटा 2 के थ्रू, तो वो एक ट्रांजिशन करेगा गामा 2 के साथ E1 फ्रॉम E1 टू E0। तो यहाँ ये देखें कि अगर गामा 1 जो है निकल रहा है फ्रॉम E2 टू E0, वो इक्वलेंट है उसकी एनर्जी व्हेन अ जंप फ्रॉम E2 टू E1 और E1 टू E0। देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट E गामा 1 इज़ इक्वल टू E गामा 2 प्लस E गामा 3। इनको हम जनरली, क्योंकि एक के बाद एक आती हैं, इसलिए इनको हम गामा 2 गामा 3 को कैस्केड गामा रेज भी कहते हैं। नौ इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं। एक तो सीजियम 137 बहुत वेल नोन है, 27 ईयर्स की इसकी लाइफ टाइम है, मीन लाइफ। बीटा माइनस का डिके होता है ऑलमोस्ट 90% एंड देन इट गोज़ टू अ स्टेट
0.662 MeV और डायरेक्टली ज़ीरो या बेरियम 137 ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, और इसके लिए गामा की एनर्जी 0.662 होगी। एक सोडियम 22 जिसकी करीब 2.5 ईयर्स की लाइफ होती है, उसमें वो दो प्रोसेस कर सकता है। या तो वो बीटा प्लस में जाएगा और एक स्टेट लेगा 1.276 MeV की, और फर्दर फिर वो Ne22 में कन्वर्ट कर जाएगा जो ग्राउंड स्टेट है उसकी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है, उस केस में भी यही ट्रांजिशन होगा। इसी तरह कोबाल्ट 60 में, जिसकी करीब 5 ईयर्स की लाइफ है, बीटा माइनस करेगा 99% में, लेकिन इसके अंदर दो स्टेट्स आएंगी। पहली स्टेट 2.5 MeV, वो फर्दर डिके करेगी, तो इस जंप में वो 1.17 MeV का फोटोन निकालेगा और गामा रे निकालेगा। उसके बाद जंप करके वो 1.33 MeV पे आएगा, और वो भी अनस्टेबल होगी तो वो डी एक्साइट करके 60 Ni पे जाएगा। तो इस ज़ीरो जो है वो ग्राउंड स्टेट या ज़ीरो स्टेट कह रहे हैं, एनर्जी स्टेट, उसमें कोबाल्ट 60 में आपको दो गामा रेज की एनर्जी या दो पीक्स मिलेंगी, 1.17 MeV एंड 1.33 MeV। लेकिन ये साइमल्टेनियस नहीं होता है कि एक साथ सारे रेज निकले एमिशन गामा रेज का। कारण क्या है? क्योंकि हर एक्साइटेड स्टेट की या न्यूक्लियर स्टेट की अपनी एक लाइफ टाइम या मीन प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी देर वो सर्वाइव करेगा, और उसको हमने देखा था जैसे लैम्डा इज़ 1/tau होता है, और ये जो लाइफ टाइम है करीब -14 सेकेंड से सम ईयर्स तक हो सकती है। और ऐसे में प्रोटॉन की करीब 10⁻30 ईयर्स होती है। सो इट्स अ ग्रेट फाइन टू यू हैव नेवर ऑब्जर्व्ड अ फ्री प्रोटॉन टू डिके वेन एवर मीन लाइफ। और न्यूट्रॉन की कितनी होती है? 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली। तो वेन एवर मीन लाइफ जो है वो 10 से -8 होगी। इनको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं आइसोमेरिक स्टेट्स। तो लैम्डा किस किस पे डिपेंड करेगा? प्रोबेबिलिटी या डिके कांस्टेंट डिपेंड करेगा फोटोन एनर्जी, न्यूक्लियर रेडियस, मल्टीपोल ऑर्डर, ये क्वांटिटीज़ रहेंगी। लास्ट हमारा जो पार्ट है वो हम रेडिएक्टिव डिके 3rd ईयर में भी पढ़ते हैं और कुछ पार्ट 12th में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको हम एक रिफ़्रेश के तौर पे इसको कंप्लीट कर लेंगे इस डिस्कशन को। क्या क्या हम पढ़ते हैं? तो इसके अंदर हम रेडिएक्टिव डिके में पढ़ा है कि इसमें 3 तरह की रेज, और उसके अंदर जब भी कोई न्यूक्लियाई का एक ग्रुप होगा एनसेम्बल, तो उसके अंदर एटम्स जो हैं उनको हम न्यूक्लियाई जो डिके करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं, उनको हम लिखते हैं n=n0 e - lambda t एट अ गिवन टाइम t। इसमें लैम्डा डिके कांस्टेंट, और ये हमने जैसे कहा कि प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करता है। उसके साथ एक दूसरी क्वांटिटी हम जो पढ़ते हैं वो होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ नथिंग बट द डिफरेंशियल ऑफ द अबव नंबर dn/dt। सो यू कैन estimate it and represent it in the form of n, so it is just activity is lambda of n। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्टिविटी दो चीज़ों पे निर्भर करेगी, प्रोपोर्शनल होगी। एक तो नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं n, और दूसरा डिके कांस्टेंट। यूनिट किसी भी एक्टिविटी की एक क्यूरी, और एक क्यूरी को 3.7 × 10⁻7 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिकेज जैसा बताया था कि 1/tau होता है लैम्डा, लेकिन जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उनके अंदर जो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हाफ लाइफ। और ये वो नंबर है जिसके अंदर की टोटल नंबर रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियाई या डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियाई। तो पेरेंट के जितने भी एटम्स हैं वो हाफ रह जाएं, तो इसको अगर आप सॉल्व करें देन t हाफ विल कम आउट टू बी ln2/λ विच इज़ 0.693/λ। तो कई प्रॉब्लम्स में आपको अगर लैम्डा दिया हुआ है तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, या हाफ लाइफ लिया तो लैम्डा निकाल के फिर नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टाइम आप निकाल सकते हैं। मीन लाइफ जो कि ज़्यादा यूज़फुल क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज कोई भी रेडिएक्टिव डिके है वो रैंडम होता है, और इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर सकते कि अब ये एटम जो है वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इस समय हो जाएगा। हो सकता है कि 1 सेकंड में 100 हो जाएं और 100 ईयर्स में एक भी ना हो।
सो इसलिए मीन लाइफ की बातें करते हैं, विच इज़ मोर अ यूज़फुल क्वांटिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए टॉ को हम वैसे लेंगे 0 n 0 t dv dn अपॉन 0 to n0 एंड dn। सो 0 to n0 t dn अपॉन n0। तो टॉ जो है 1 अपॉन लेमडा आ जाएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ यू कैन रिप्रेजेंट इज 1.44 t हाफ। अब क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई जैसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल ही होता है, ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं, डी एक्साइट करते हैं, तो वो एक सब्सिक्वेंट डिकेज़ होंगे। और इसलिए जब भी ए से सी की तरफ अगर आप जाएं तो ए से बी का एक होगा ट्रांजिशन, जिसके अंदर अपना एक डिके कांस्टेंट होगा, उसके बाद सी में बी से सी में जाएगा तो अपना एक डिके कांस्टेंट, इस तरह और चलता रहेगा। ऐसे प्रोसेस के लिए यदि हमें निकालना हो कि बी टाइप के कितने रह गए एक समय के बाद, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी इक्वल टू एन ए 0 लेमडा ए अपॉन लेमडा बी माइनस लेमडा ए ई माइनस लेमडा ए टी माइनस ये एन ए 0 जो है बेसिकली जो इनिशियल नंबर है वो एट टी इज इक्वल टू 0 वो एटम्स जो थे या न्यूक्लियाई लेके चले थे उसको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो है वो जो केस है हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं वो है रेडियोएक्टिविटी इंड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी रिएक्टर में या एक्सेलरेटर में। और इस केस में हम कुछ क्वांटिटीज़ को अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे कि फर्स्ट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स इज़ just the number of particles crossing a per unit area, a given area or a unit area. Cross section for a nuclear reaction is just represents the probability, and it has a unit called barn. तो इस केस में यदि आप रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की लास्ट में कितने बचेंगे एट द एंड ऑफ द बॉम्बार्डमेंट, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सिग्मा फाई अपॉन लेमडा 1 माइनस ई लेमडा टी। और इसमें लेमडा जो है वो आपके डिके कांस्टेंट है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का, एन जो है वो टोटल ऑफ न्यूक्लियाई टारगेट आइटम्स में है, तो ई इज इक्वल टू 0। दिस इज कंप्लीट्स दिस, एंड जो भी हमारा अभी पार्ट था बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, अब जो पार्ट वो करेंगे हम उसका एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनके थ्रू वो मैटर से रेडी इंटरेक्ट करेगी विद ऑल दीज कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़े। इसमें आप जो बुक अच्छी यूज़ कर सकते हैं वो एक R.D. Vance की है, एटॉमिक न्यूक्लियस, मैग्रो-हिल की। एक और बुक है जो एलोंसो एंड फिन, फंडामेंटल यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स वॉल्यूम 3, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं मिले उसको पढ़ें और इनको आप अच्छी तरह समझें, एंड जिससे कि आगे के जो पार्ट है वो हमारा ईजी हो जाए। थैंक यू।